हमारे तमाम पिछले दशकों की सरकारों के नेताओं और प्रधानमंत्रियों तक के नाम लिखे हुए हैं, जिनके बारे में यह आरोप है तथ्यात्मक आधार पर, उन आर्काइव्स के आधार पर, कि पैसा तक आता था सरकार के लोगों के पास, दाम तब भी था। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2, यूरी बेजनोव के संस्मरण से लेके CIA का जो इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो से लेके वोल्कर रिपोर्ट तक। अब दाम भी नहीं चल रहा है। अगला क्या है? दंड। टैरिफ का दंड लगाया, नहीं झुके, हम तो निकल गए। अटल जी की सरकार आई, पोखरण विस्फोट के बाद सैंक्शंस का दंड लगाया, नहीं झुके, निकल गए। अब जब साम दाम दंड तीनों नहीं काम किए हैं, तो अगला क्या है? भेद। और वो भेद कैसे होगा? भारत के अंदर भेद पैदा करने का एक व्यापक षड्यंत्र चल रहा है। भेद 4 प्रकार से: क्षेत्र पे लड़ाओ, राज्य पे लड़ाओ, भाषा पे लड़ाओ और जात पे लड़ाओ। क्षेत्र में आप देखिए, भारत सरकार के एक पूर्व वित्त मंत्री ये बोले हैं कि अगर नॉर्थ नहीं होता तो साउथ बहुत डेवलप कर गया होता। कर्नाटक के फाइनेंस मिनिस्टर DK सुरेश साहब एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि साउथ टैक्स ज्यादा देता है और नॉर्थ कम देता है, इसलिए साउथ के टैक्स पे नॉर्थ वाले आनंद कर रहे हैं। तो पत्रकार कहता है तो क्या आपको अलग होना चाहिए? हाँ, हम अलग होने की सोच सकते हैं। अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि हम सिर्फ टैक्स देके दिल्ली को सैल्यूट करते रहेंगे। ऐसा कैसे चलेगा? आप याद करिए, तमिलनाडु के एक मंत्री ने बोला कि बीजेपी सिर्फ गोमूत्र के राज्यों में जीत सकती है। तो आप उत्तर भारत और दक्षिण के बीच में एक वैमनस्य पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप आइए राज्यों के बीच में। तमिलनाडु के एक मंत्री ने बोला DMK सरकार में हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते, पर उसने कहा यूपी बिहार वाले लोग टॉयलेट साफ करने आते हैं। तो तेलंगाना के CM ने बोला बिहार वालों का DNA ऐसा है और हमारा DNA ऐसा है। ये क्या है भाई? ये राज्यों को लेकर आपस में लड़ाई की बात। अब आइए भाषा को। तमिल और हिंदी का विवाद आपने सुना होगा, पर तमिल और कन्नड़ का विवाद पिछले ही 4-5 साल में सुना हो। हिंदी और कन्नड़ का विवाद। उत्तर भारतीय और मराठियों के बीच में विवाद होता था, पर मराठी भाषा और हिंदी भाषा में विवाद नहीं होता था। मराठी की तो स्क्रिप्ट भी सेम है, लिपि भी वही है, पढ़ने में भी आ जाती है, कोई पढ़ने में समस्या नहीं होती है। प्रमोद महाजन जी की डेथ हुई थी, मैं वहां गया तो पोस्टर लिखा हुआ था, मुझे पढ़ने में समझ में आ गया, युति ना लाडांका नेतांचे भावपूर्ण श्रद्धांजलि, यानी युति के लाडले नेता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि पढ़ने में आ रहा था। फिर भी भाषा। बंगाल में परिस्थिति न बदली होती तो हिंदी और बांग्ला की भी लड़ाई हो गई थी। अब देखिए, क्षेत्र, राज्य, भाषा, अब इसके बाद जात पे लड़ाओ, अगड़े पिछड़े को लड़ाओ, सामान्य और अनुसूचित को लड़ाओ। आखिरी प्रयास है भारत को रोकने का। इसलिए हर भारतवासी को बहुत सावधान और समझ के रहने की जरूरत है। और इसके लिए बस एक ही बात ध्यान रखने की जरूरत है कि हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। बहुत सावधानी से रहने की जरूरत है। और मैं ये भी कह रहा हूं, जो लोग इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको ये पता भी है कि वो ये कर रहे हैं, वो मोहरे हैं। बहुतों को तो पता भी नहीं कि वो किस बड़ी ताकत के मोहरे बन के खड़े हुए हैं। इसलिए आज जब भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हमारे सामने संभावनाओं के अपार द्वार दिखाई पड़ रहे हैं, और उस समय बहुत सी चीजें ऐसी आ रही हैं जो अलग अलग रूप धर के आ रही हैं, जिसमें मैं अभी आपके कार्यक्रम देख रहा था थोड़ी देर पहले। अब आजकल एक और रूप धर के आया है, राम मंदिर का विषय। निश्चित रूप से राम मंदिर के अंदर जो कुछ हुआ है वो कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है, और करोड़ों हिंदुओं के लिए और लाखों कारसेवकों के लिए हृदय को विदीर्ण करने वाला है। मैं स्वयं एक राम भक्त कारसेवक के रूप में उस पीड़ा का अनुभव कर सकता हूं। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, कौन इनमें से कब था? मैं तो इतना बड़ा बालक था। 9 अक्टूबर 1984 को लखनऊ के बेगम हसन महल पार्क में पहली रैली हुई, तब तक ताला नहीं खुला था। इनमें से किसी को नारा भी नहीं याद होगा, तब नारा यह था, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। मैं उसमें भी गया था। अप्रैल 1987 में
अयोध्या में रैली हुई मंदिर निर्माण संकल्प को लेकर, ताला खुलने के बाद मैं उसमें भी गया था। पूछो इनमें से किसी को ध्यान है कि स्टेज पे कौन कौन बैठा था? मुझे आज तक याद है कि राजमाता सिंधिया ने क्या बोला था, रज्जू भैया जी ने क्या बोला था, महंत नृत्य गोपाल दास जी ने क्या बोला था, परमहंस रामचंद्र दास जी ने क्या बोला था, महंत वैद्यनाथ जी ने कौन सा गीत गवाया था, और इवन मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या बोला था वो भी मुझे याद है। 9 नवंबर 1989 शिलान्यास हुआ। हमने हॉस्टल में शिलान्यास भी कराया था और 2019 में मैंने पोस्ट भी किया था जिस दिन जजमेंट आया। 4 अप्रैल 1991 दिल्ली में बोट क्लब पर रैली हुई थी। इतनी विशाल रैली हुई थी कि सरकार ने पहली बार कहा 5 लाख की गैदरिंग मानी सरकार ने। वीएचपी ने कहा, विश्व हिंदू परिषद ने 20 लाख। 200 लोग मंच पे थे, 40 देशों के प्रतिनिधि बुलाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल वक्तव्य जारी करके धन्यवाद ज्ञापित किया था विश्व हिंदू परिषद और संघ के स्वयंसेवकों को कि उन्होंने सहयोग किया ट्रैफिक को नियंत्रित करने में, वरना मुश्किल होता। मुझे याद है रितंबरा जी ने उस समय जो गीत गवाया था, जैसे अभी योगी जी ने बोला था ना कि राम तो भारत की आत्मा है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा, उन्होंने अपने स्पीच के दौरान जो एक गीत गवाया था, उन्होंने कहा, भारत के हैं राम आत्मा, प्राणों से भी प्यारा है, गली गली में मात भवानी का गूंजा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, भीड़ कहती थी हिंदुस्तान हमारा है। और गोलियां चलने के बाद हम लोगों ने एक नारा दिया था, याद होगा हमारी जनरेशन वालों को और हमसे बड़े लोगों को, कि जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। आज जो कुछ हुआ है, मैं करुणा से कहना चाहूँगा, हर हिंदू का हृदय है टूटा। आज आंख में पानी है, पर हर दोषी को सजा मिलेगी जिसने की बेईमानी है। मगर जिनका खून नहीं खौला था, खून नहीं वो पानी है, वही भक्ति का स्वांग रचाते। ये भक्ति नहीं शैतानी है। और यहां मैं एक टेक्निकल पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर कर दूं। ये बार बार इस प्रकार की जो बात कही जाती है, चढ़ावा चोरी, चढ़ावा चोरी जैसी कोई चीज नहीं हुई है। चढ़ावा चोरी ये कहते हैं आपने मंदिर में चढ़ाया और वो भगवान को चढ़ाने से पहले रख लिया गया। मंदिर गर्भगृह में कोई चीज कहीं नहीं रखी गई है। वो सारी चीजें जो अंदर गई, उसके बाद वो जो एक अलग स्थान था जहां पर उसकी काउंटिंग होनी थी, वो भी मैं आपको टेक्निकल प्रक्रिया बता देता हूं, जहां पर जिसको लेकर ये कह रहे हैं। तो जब आप उसके अंदर हुंडी में डालते हैं तो नोट जो होते हैं वो ज़्यादातर मुड़े तोड़े होते हैं, क्योंकि आदमी मोड़ के ही डालता, बहुत कम लोग ऐसे सीधे डालते हैं। तो वहां पे बैंक के कर्मचारी थे, बैंक ने ही कुछ एक एजेंसी हायर की हुई थी। हाँ, ये बात सही है कि जिस समय कुंभ मेले के दौरान बहुत ज़्यादा लोग आ गए, तो वो बैंक ने ही कुछ उन लोगों को भी इंक्लूड कर लिया था जो यहां से जुड़े हुए थे, मगर वो टेक्निकली बैंक की उस एजेंसी के पेरोल पर थे, वो राम मंदिर के पेरोल पर नहीं थे वो लोग। अब उनका काम ये था कि जो नोट आते हैं उनकी 2 गड्डियां बनाना, एक 10, 20 और 50 की, क्योंकि सब मुड़े हुए ना, उनको ऐसे रखना, और एक 100, 200 और 500 की। फिर वो स्कैनर में डाल दी जाती थी और स्कैनिंग मशीन अपने आप 10 की गड्डी अलग, 20 की गड्डी अलग और 50 की गड्डी अलग और 100, 200 और 500 की गड्डी बना देती थी। वो जो मोड़ कर रखने वाला काम था, उसमें कुछ लोगों ने गड़बड़ किया, यानी जिनका काम नोटों को सीधा करके रखना था, उसमें कुछ लोगों ने गड़बड़ किया। वो चीज़ें सीसीटीवी में पकड़ में आई और जब ये लगा कि ये ज़्यादा व्यापक स्तर पर है, तब उसकी एफआईआर करवाई गई। तो वास्तविकता ये है, जैसे बच्चे ऐसे समझें, एक होता है कि नंबर देने में गलती की गई, नंबर देने में गलती नहीं की, कॉपी में एक एक नंबर सही दिया गया है, कॉपी की जांच भी सही हुई है। टैबुलेशन सीट में जिसको एंट्री करनी थी, उसने टैबुलेशन में गड़बड़ की है। तो ये चढ़ावा चोरी नहीं है, ये गणना में हुई बेईमानी है।